नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, प्रतिवाद मेरा यानी भाऊ तोरसेकर का हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मराठी यूट्यूब चैनल है। अगर आप मुझे सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं तो आपको प्रतिवाद को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि मैं प्रतिपक्ष में जो हिंदी वीडियो बनाता हूं वो डालता नहीं। दोस्तों, आज देश की राजनीति, चुनाव की राजनीति किस दिशा में जा रही है उस पर बात करना मुझे जरूरी लगता है, क्योंकि एक साल पहले जो लोकसभा चुनाव चल रहा था और उसमें बीजेपी का बड़ा भारी नुकसान हो गया। दो चुनाव के बाद तीसरे चुनाव में बीजेपी का लोकसभा में जो बहुमत था वो बीजेपी ने खो दिया, और चर्चा होने लगी कि बीजेपी खत्म हो गई, बीजेपी का समय खत्म हो गया, अब बीजेपी आहिस्ते आहिस्ते खत्म हो जाएगी, वगैरह वगैरह बोला जा रहा था। राहुल गांधी तो बीजेपी मुक्त भारत वगैरह बोल रहे थे। ऐसे में जो लगातार 5-6 विधानसभा के चुनाव पिछले 8-9 महीने में हो गए, उसमें कांग्रेस का ही सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन बीजेपी जो लोकसभा में हारते दिखाई दे रही थी उसका रिवाइवल हो गया। फिर बीजेपी बड़ी ताकत में हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में अच्छे तरह से विधानसभा के चुनाव जीत पाई। इतना ही नहीं है, और एक बात इंपॉर्टेंट है जो समझना जरूरी है। पिछले 10 साल से बीजेपी दिल्ली का दिल्ली की सत्ता हथियाने की कोशिश कर रही थी, हासिल करने की कोशिश कर रही थी। उसके पहले 15 साल कांग्रेस के पास दिल्ली की विधानसभा की सत्ता थी, बहुमत थी। शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रही। फिर बीच में 1-2 साल निकल गए और फिर आम आदमी पार्टी बनकर सामने आ गई। उन्होंने कांग्रेस को और शीला दीक्षित को हराया। तो ये 10 साल मिलकर 25-27 साल बीजेपी दिल्ली में सत्ता से वंचित रही। तो लोकसभा में बुरे नतीजे आने के बाद बुरे नतीजे आने के बाद भी 1 महीने पहले बीजेपी ने दिल्ली का एक नया राज्य हासिल किया। 10 साल नहीं, 27 साल के बाद ये बीजेपी के पास एक नया राज्य आ गया। वैसे तो लोकसभा में बुरी हालत थी, लेकिन उसी चुनाव के दरमियान उड़ीसा का भी विधानसभा चुनाव हुआ था, और उड़ीसा में पहली बार बीजेपी अपना बहुमत ला पाई। और सिर्फ बहुमत नहीं, उनका मुख्यमंत्री बना, और लोकसभा में भी 21 में 20 सीटें अकेली बीजेपी जीत गई। तो लोकसभा में भी बुरी हालत नहीं थी। तो ये चुनावी राजनीति जो चल रही है उसमें लोकसभा के बाद बीजेपी का खेल खत्म, ऐसा जो बोला जा रहा था वो खत्म होने के बजाय बीजेपी और स्ट्रांग होकर, तगड़ी होकर सामने आ रही है। और इसलिए अब जो एक के बाद एक चुनाव आने वाले हैं, यानी इस साल में सिर्फ एक विधानसभा चुनाव है, जो बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है 2025 के अक्टूबर नवंबर में। बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है। और पिछले 20 साल से एक साल की अगर हम समय अलग करें तो बाकी की नीतीश कुमार लगातार वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं। कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी लालू के साथ रहे। तो वहां का चुनाव फिर से आ रहा है। और एक 2015 का चुनाव हम देखें, 2015 भी नहीं, 2014 का लोकसभा चुनाव देखें, तो वो छोड़कर हमेशा बिहार का बिहार की जो चुनाव दंगल है वो दो गठबंधनों के बीच हुई है। एक बीजेपी का गठबंधन और दूसरा कांग्रेस लालू का गठबंधन। तो नीतीश कुमार कभी बीजेपी के साथ रहे, कभी लालू के और कांग्रेस के साथ रहे, लेकिन दोनों में ये लड़ाई होती रही। इस बार शायद 3 त्रिकोणीय चुनाव हो सकता है, क्योंकि चुनाव के एक बड़े रणनीतिकार माने जाने वाले प्रशांत किशोर ने जन स्वराज्य नाम की अपनी एक पार्टी बनाई है। वो ट्राई कर रहे हैं
लेकिन वो कितना प्रभाव डालेंगे इस पर सब बातें निर्भर होती। एक बात साफ है, वो तो नीतीश को हराने पर तुले हुए हैं, लेकिन बीजेपी और नीतीश कुमार अगर साथ में लड़ते तो प्रशांत किशोर वोट किसके तोड़ेंगे इस पर सोचना पड़ेगा। और ऐसी ऐसा अगर सोचने हम लगते हैं तो एक बात समझ में आती है कि शायद गांधी 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 यानी गांधी जी के नाम से राजनीति करने निकले प्रशांत किशोर असलियत में पूरा बिहार का चुनाव अपने नए पार्टी के साथ लड़ेंगे तो वो बीजेपी के वोट कम तोड़ेंगे, लेकिन नीतीश के तोड़ सकते हैं, लालू के तोड़ सकते हैं और कांग्रेस के तोड़ सकते हैं। यानी बीजेपी बिहार के विधानसभा चुनाव में और तगड़ा बनकर सामने आ जाएगी। शायद नीतीश कुमार और दुबले हो जाएंगे। कांग्रेस की तो हालत पतली है ही, लेकिन लालू की ताकत जो है वो भी प्रशांत किशोर के कारण और पतली हो सकती है। और इसलिए जो होने जा रहा है अगले कुछ महीनों में, 6-8 महीने के बाद जो बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है उसके बारे में हम सोचे तो ऐसा लगता है कि बिहार में कुछ गड़बड़ी होने वाली है। क्योंकि सिर्फ प्रशांत किशोर या बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव इनके साथ कांग्रेस का गठबंधन है और बहुत सालों से, कम से कम मैं मानता हूं कि 20 सालों से बिहार में विधानसभा के लेवल पर तो कांग्रेस और लालू की पार्टी आरजेडी का गठबंधन है, लेकिन अब उसमें दरार दिखाई देने लगी। पर्टिकुलरली हरियाणा और दिल्ली के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का जो क्षेत्रीय पार्टियों से गठबंधन है उसमें दरार आना शुरू हो गया। क्योंकि हरियाणा में समाजवादी पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो उसके साथ कांग्रेस ने हाथ नहीं मिलाया था, वहां से झगड़ा शुरू हो गया था। फिर दिल्ली का विधानसभा चुनाव था, वहां केजरीवाल के साथ कांग्रेस ने नहीं हाथ मिलाया और साफ साफ कांग्रेस ने बोल दिया कि हमको अपने बलबूते पर चुनाव लड़ना है। केजरीवाल ने शुरुआत की थी, कांग्रेस ने हाँ भर दी और दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़े, बीजेपी जीत गई। वही बात शायद अब बहुत सारे विधानसभा चुनाव में दोहराई जाएगी। और इसका कारण ये है, कारण साफ है। कांग्रेस के भी एक बात समझ में आ गई और उनके जो मित्र दल है, क्षेत्रीय दल है, उनके भी एक बात समझ में आ गई है कि लोकसभा के लिए राजनीति, चुनाव की राजनीति अलग होती है और विधानसभा के लिए चुनाव की राजनीति अलग होती है। चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव, लोकसभा का चुनाव राष्ट्रीय होता है, उसमें कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों राष्ट्रीय दल है जो अनेक राज्यों में उनकी उपस्थिति है। लेकिन क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्य के लिए या एक दूसरे राज्य के लिए होते हैं। तो विधानसभा का चुनाव आता है तो राष्ट्रीय चुनाव में जो दोस्त पार्टी होती है वो विधानसभा चुनाव में दोस्त नहीं हो सकती। जैसे बंगाल में ममता कांग्रेस की दोस्त नहीं है लेकिन दिल्ली में साथ है। जैसे सीपीएम लेफ्ट फ्रंट वगैरह बंगाल में या दिल्ली में कांग्रेस के साथ है लेकिन केरला में नहीं है। बिल्कुल वही बात हमें समझना जरूरी है। और इसीलिए शायद कांग्रेस ने या राहुल गांधी जो कांग्रेस को रिवाइव करना चाहते हैं, उनकी एक बात समझ में आ गई है कि भाई अगर नए सिरे से कांग्रेस को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो ऐसे मित्र दलों के खैरात पर जीना काम की चीज नहीं है। अपनी पार्टी, अपना संगठन बढ़ाना पड़ेगा, अपनी ताकत बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि एक बात होती है, गठबंधन का जो मामला है उसमें एक बात ऐसी होती है कि आप सीट का बंटवारा करते हो और लगातार अगर सीट का बंटवारा करते गए तो जो सीटें आपका मित्र दल लड़ता है वहां के आपके कार्यकर्ता निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि कितनी भी मेहनत करो, हम जो वोटर इकट्ठा करेंगे वो तो मित्र दल को जाने वाला है, हमको तो चुनाव का टिकट तक नहीं मिलेगा। और इसलिए पार्टी का विस्तार उस राज्य में सीट बंटवारे के कारण घट जाता है। जो बात कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में हो गई
गठबंधन करते करते बिहार में कांग्रेस और कांग्रेस पूरी नामशेष हो गई, नामशेष हो गई। अखिलेश यादव हो या मायावती हो या तेजस्वी यादव हो, ऐसे लोगों पर यानी मित्र दलों पर कांग्रेस को छोटा भाई होकर जीना पड़ता है। छोटा भाई नहीं, भिखारी बनकर। ये जितने टुकड़े फेंके उस पर जियो वरना निकल जाओ। अब देखो 2019 के चुनाव में अखिलेश और मायावती का गठबंधन बन गया था। उन्होंने यूपी के 80 में से सिर्फ 2 सीटें कांग्रेस को देने के लिए वो राजी थे, अमेठी और रायबरेली, और बाकी कुछ नहीं मिले। दूसरी बात हम बंगाल की देख सकते हैं। बंगाल में ममता दीदी ने कहा सिर्फ 1 सीट अधीर रंजन चौधरी की है, वो कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, चाहिए तो ले लो, नहीं तो वो भी सीट हम लड़ाएंगे। और ममता दीदी ने वो भी सीट लड़ाई। और ममता दीदी की पार्टी से यूसुफ पठान नाम का क्रिकेटर, गुजरात का क्रिकेटर ममता दीदी के नाम पर अधीर रंजन चौधरी को हराकर बंगाल से लोकसभा पहुंचा। तो ये जो बात है ये आप कांग्रेस के समझ में आइए कि जब गठबंधन होता है तो पार्टी का विस्तार घटते जाता है। और इसलिए एक चुनाव हारेंगे लेकिन अपनी ताकत बढ़ानी है तो एक एक राज्य के ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना पड़ेगा। पॉसिबल हो तो सबकी सब सीटें लड़ानी पड़ेगी। और शायद राहुल गांधी इस निष्कर्ष पर आ गए और इसीलिए उन्होंने शायद एक तय किया है कि हरियाणा हो या दिल्ली हो, बस उसी ढंग से। महाराष्ट्र की बात ले लो। महाराष्ट्र में जो कांग्रेस पहली बार सिर्फ 90 या 85 सीट पर लड़ी थी अभी का विधानसभा चुनाव, और आए कितने 16 सीटें आ गई। तो कोई बड़ी ताकत नहीं थी, फिर भी 5 साल पहले बीजेपी के, अब कांग्रेस के 44 एमएलए थे महाराष्ट्र में, आज सिर्फ 16 बचे। तो गठबंधन में पार्टी सिमट जाती है और इसलिए शायद राहुल गांधी ने एक नई राजनीतिक रणनीति बनाई है कि जिसमें ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ने का उन्होंने तय किया है। और हरियाणा या दिल्ली उसी तरीके से चुनाव लड़े गए। और वही बात अब शायद बिहार में होने जा रही है। अभी 8 महीने बाकी है, लेकिन जो कल परसों खबर आई है कि राहुल गांधी के लाडले युवा नेता जो दिल्ली से अभी कांग्रेस के उम्मीदवार बनकर लोकसभा में हार गए, मनोज तिवारी के सामने हार गए, वो जेएनयू के युवा नेता, विद्यार्थी नेता, बिहारी है ओरिजिनल। तो वो बिहार के मानो प्रभारी, चुनाव के प्रभारी बनकर पटना पहुंच गए। उनके साथ पप्पू यादव थे जो कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के लिए पप्पू यादव को चाहिए थी वो सीट छोड़ने से मना कर दिया। तो पप्पू यादव ने कांग्रेस छोड़ दी, इंडिपेंडेंट लड़े, निर्दलीय बनकर लड़े और जीत गए। यानी वो सीट कांग्रेस के लिए जीतने वाली सीट थी पप्पू यादव की, फिर भी लालू यादव ने मना कर दिया क्योंकि पप्पू यादव से उनका झगड़ा है। तो फिर भी पप्पू यादव जीत गए, अब कांग्रेस के साथ गए। और उसी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार, ये 2 मोहरों को राहुल गांधी बिहार के कांग्रेस को फिर से खड़ा करने के लिए लगा रहे। अपने पैरों पर कांग्रेस को खड़ी करनी है तो पप्पू यादव और कन्हैया कुमार ऐसे आक्रामक लीडर्स राहुल गांधी सामने ला रहे। और राहुल गांधी से दीक्षा लेकर या आदेश लेकर ये 2 नए नेता कांग्रेस के पटना पहुंच गए। उसके बाद कन्हैया कुमार ने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दिया कि कांग्रेस इस विधानसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहती है और गठबंधन में कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलेगी तो अच्छी बात है। अगर ज्यादा सीटें गठबंधन नहीं दे रहा है तो पूरी 243 सीटें
243 जितनी बिहार की विधानसभा की सीटें हैं, पूरी की पूरी सीटें कांग्रेस अकेली अपनी ताकत पर लड़ेगी, ये घोषणा कन्हैया कुमार ने कर दी है। तो ये पुनरावृत्ति का वो पुनरावृत्ति की सुगबुगाहट है। यही बात हरियाणा में हुई थी, आपको याद होगा तो। हरियाणा में अखिलेश या केजरीवाल ट्राई कर रहे थे सीट का बंटवारा हो, लेकिन फुटबॉल की तरह राहुल गांधी, वेणुगोपाल इनको यहां से वहां उड़ाते रहे और आखिर में गठबंधन हुआ नहीं, सीट का बंटवारा हुआ नहीं, और कांग्रेस ने सब की सब 90 सीटें अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। वही बात दिल्ली में हो गई, और किस तरह से हो गई? गठबंधन होगा तो इतनी सीटें चाहिए, वरना ताकत पर लड़ेंगे। यहां से हरियाणा और दिल्ली में शुरुआत हुई थी, और बिल्कुल वही भाषा अगर पटना पहुंचने के बाद कन्हैया कुमार बोल रहे, पप्पू यादव बोल रहे, तो पप्पू यादव ने और कन्हैया कुमार ने एक तरीके से चुनाव से 6 महीने पहले बिहार का विधानसभा चुनाव पलट दिया है, ऐसे मानना जरूरी है। क्योंकि अगर आरजेडी के साथ यानी तेजस्वी यादव, लालू यादव के पार्टी के साथ कांग्रेस ने हाथ नहीं मिलाया, तो त्रिकोणीय चुनाव शायद चार चतुष्कोणीय हो सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर तो पूरे सीटें लड़ाने की अपनी पार्टी की तैयारी में है, बीजेपी और नीतीश कुमार गठबंधन होता है वगैरह वगैरह है, और कांग्रेस और लालू का गठबंधन अगर टूट जाता है तो चतुष्कोण होना जरूरी हो जाता है। पूरी की पूरी नहीं, लेकिन 200 से ज्यादा सीटों पर चतुष्कोणी भी लड़ाई हो सकती है, और इसका एडवांटेज अपने आप बीजेपी को मिल सकता है। और इसलिए मैं मानता हूं कि अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव इनको पूरी तरीके से समझा बुझाकर राहुल गांधी ने बिहार में भेजा है, और ये अगर हरियाणा की भाषा, दिल्ली की भाषा ही बोल रहे, तो मतलब साफ है, राहुल गांधी आरजेडी के साथ नहीं जाना चाहते। जितना हो सके गठबंधन टूटे, इसी के लिए राहुल गांधी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को बिहार में भेजे हैं, ताकि आगे चलकर अपनी पैरों पर कांग्रेस को बिहार में खड़ा करना है तो पूरी की पूरी सीटें लड़नी पड़ेगी। हर जिले में, हर तहसील में कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, नेता हो, संगठन हो, इसकी शुरुआत चुनाव से होती, क्योंकि चुनाव का माहौल ऐसा होता है, तगड़ी लड़ाई होती। और शायद गठबंधन का माहौल ना हो या दोस्ती का माहौल बिगड़ते जाए, इसीलिए शायद राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को ये जिम्मेदारी दी है कि जाओ 243 सीटों की बात करो, और ज्यादा से ज्यादा लालू को गुस्सा है और वही गठबंधन तोड़ दे, ऐसा माहौल खड़ा कर दो। यही जिम्मेदारी देकर शायद ये दो नेताओं को पटना भेजा गया है। इसलिए मैं मानता हूं कि नीतीश क्या करेगा, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, या लालू यादव क्या करेंगे, बीजेपी बिहार में क्या करेगी, प्रशांत किशोर, ये बातें छोड़ दो। मैं मानता हूं कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव जिस तैयारी से बिहार पहुंचे हैं, तो मानो 8 महीने पहले उन्होंने बिहार का चुनाव पलट दिया है। कांग्रेस अलग से लड़ेगी, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।